एक गांव में माधुरी नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। माधुरी की माँ की उसको जन्म देते ही मृत्यु हो गई। फिर उसके पिता ने शालिनी नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। शालिनी की भी कुछ दिनों में एक बेटी हुई। उसका नाम प्रियांशी था। कुछ साल बीत गए। अब प्रियांशी और माधुरी बड़ी हो चुकी थी। माधुरी बचपन से ही काली और बदसूरत थी। उसके विपरीत प्रियांशी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो बहुत ही गोरी थी और उसके काले लंबे बाल और नीली आंखें उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। प्रियांशी घंटों घंटों आईने के सामने बैठकर सजती संवरती रहती थी, जिसे देखकर माधुरी को थोड़ा बुरा लगता था। प्रियांशी हमेशा माधुरी का मजाक बनाती रहती थी। माधुरी, तू कितनी काली है यार, ऐसा लगता है तुझे तो कोयले की खान से तराशा गया है। हा हा हा। और तेरे बाल, अरे रे, ऐसा लगता है किसी चिड़िया का घोंसला हो। तुझे पता है तू बिल्कुल काली बंदरिया लगती है। मैं बदसूरत हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। तुम्हें भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है, इसलिए तुम बहुत सुंदर हो। ये तो अपनी अपनी किस्मत होती है। तू तो मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। चल अब ज्यादा भाषण मत दे, घर का काम कर जाके चुपचाप। बेचारी माधुरी को घर का काम अकेले करना पड़ता था। कभी कभी तो बिना वजह ही उसकी सौतेली माँ और बहन मिलकर उसे बहुत बुरी तरह मारा करती थी। माँ, प्रियांशी मुझे छोड़ दो। मैंने क्या गलती की है? मुझे बेवजह क्यों मार रही हो दोनों मिलकर? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तेरी कोई गलती नहीं है माधुरी। हमारा तो टाइम पास नहीं हो रहा था और हमारे हाथ भी खुजा रहे थे, तो हमने सोचा कि अपने हाथों की खुजली तेरे ऊपर ही मिटा लें, सो मिटा ली। अब ये रोना धोना बंद कर और जाकर रसोई में झूठे बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ कर। बेचारी माधुरी रोते हुए रसोई में जाती है, बर्तन साफ करने लगती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन माधुरी की तबीयत खराब थी। वो काम करते करते बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो अपने बेड पर आराम कर रही थी। तभी वहां पर प्रियांशी आती है और कहती है, ओ माधुरी, मेरा अच्छे से मेकअप कर दे, मुझे पार्टी में जाना है। प्रियांशी, मेरी तबीयत खराब है। मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। अभी मेरे लिए कुछ भी करना संभव नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने घर के सारे काम किए हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मना कर दिया। मैंने तुझे थोड़ा सा काम करने की क्या कह दी, तूने तो साफ मना कर दिया। अब तू बहुत बदतमीज होती जा रही है। मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माधुरी को प्रियांशी का काम ना करते देख प्रियांशी की माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह माधुरी के बाल पकड़ते हुए उससे कहती है, कामचोर करमजली, तू किसी काम की नहीं है। छोटा सा काम तुझसे नहीं होता। चल निकल जा मेरे घर से। अगर तू काम ही नहीं करेगी तो मेरे घर में तेरी कोई जगह नहीं है। माधुरी उदास होकर घर से निकल गई। वह चलते चलते एक घने जंगल में जा पहुंची। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वह सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए जा रहा था। उस बूढ़े आदमी को जोरदार ठोकर लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। बूढ़ा आदमी वहीं जमीन पर बैठकर दर्द से चिल्लाने लगा। बाबा, आपको क्या हो गया है? बेटी, मेरे पैर में बहुत जोर से चोट लग गई है, इसलिए मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। माधुरी ने देखा कि उसके पैर में बहुत चोट लग गई थी। उसने अपने आसपास देखा और कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी कर ली। वहां पड़े पत्थर से उसे पीस लिया और उस बूढ़े आदमी के पैर पर लगा दिया। देखना बाबा, अब ये जड़ी बूटी असर करेगी, फिर आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस बूढ़े आदमी ने उसे आशीर्वाद दिया और माधुरी आगे जंगल में बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक गड्ढे में कुत्ते का पिल्ला गिरा हुआ था, जो निकल नहीं पा रहा था।
अरे ये तो कुत्ते का पिल्ला है, ये गड्ढे में फंसा हुआ है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। माधुरी ने कुत्ते के पिल्ले को निकाला और उसे प्यार करने लगी। तभी वहां पर उस बच्चे की माँ आ गई और उस पिल्ले की माँ ने माधुरी को आशीर्वाद दिया और फिर माधुरी जंगल में आगे बढ़ी। और आगे बढ़ने पर माधुरी ने देखा एक पेड़ के नीचे एक साधु ऋषि मुनि बैठकर ध्यान कर रहे थे और उनको काटने के लिए एक सांप उनके करीब जा रहा था। उसे देखकर माधुरी ने अपने मन में कहा, अरे नहीं, अगर मैंने तुरंत कुछ नहीं किया तो ये सांप साधु बाबा को काट लेगा, मुझे कुछ करना चाहिए। माधुरी फौरन एक डंडा लाती है और सांप को भगा देती है। जब उस साधु बाबा ने आंखें खोली तो माधुरी को देखकर वह बहुत खुश हो गया। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। मैंने अपनी दिव्य शक्ति से तुम्हारी सारी परेशानी जान ली है। तुम्हारे सुंदर न होने के कारण सभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं ना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा मन तो बहुत सुंदर और साफ है। ये लो, ये जादुई काजल है, इसे ले लो। जैसे ही तुम इसे अपनी आंखों में लगाओगी तुम एक बहुत सुंदर लड़की बन जाओगी। माधुरी ने वो काजल ले लिया और उसने जैसे ही वह काजल अपनी आंखों में लगाया तो चमत्कार हो गया। माधुरी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बन गई। अब उसका रंग दूध की तरह गोरा हो गया था और उसके बाल काले लंबे घने हो गए थे। ये देखकर वह बहुत खुश हो गई और अपने मन में सोचने लगी, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, मैं तो बहुत खूबसूरत हो गई। अब मैं जाकर प्रियांशी को दिखाऊंगी। फिर माधुरी वापस अपने घर आ जाती है। उसे देखकर प्रियांशी हैरान रह जाती है। अरे तुझे अचानक क्या हो गया? तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? फिर माधुरी ने सारी बात प्रियांशी को बता दी। सारी बात सुनकर प्रियांशी बोली, मैं भी जाऊंगी उस जंगल में और खुद को और ज्यादा सुंदर करूंगी, क्योंकि मैं किसी भी चीज में तुझसे कम नहीं रह सकती। इतना कहकर प्रियांशी भी जंगल की ओर जाती है। उसने देखा रास्ते में एक बूढ़ा आदमी गिरा हुआ था। बेटी, मुझे जरा सहारा दे दो, मेरी लकड़ी का गट्ठर उठवा दो। चल हट बुड्ढे, तूने क्या मुझे अपनी नौकरानी समझ रखा है? इतना कहकर वो आगे जंगल में बढ़ गई और उसने देखा कि एक गड्ढे में कुत्ते का पिल्ला फंसा हुआ है। उसको देखकर कुत्ते का पिल्ला भौंकने लगा, लेकिन प्रियांशी ने उसको बाहर नहीं निकाला और उल्टा वह उस पर हंसने लगी। उसके बाद प्रियांशी और आगे बढ़ी। उसने देखा कि एक साधु बाबा ध्यान में बैठे हैं। प्रियांशी ने उन्हें देखकर आवाज लगाई, साधु बाबा। प्रियांशी की आवाज सुनकर साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली। साधु बाबा ने प्रियांशी को देखकर कहा, बेटी, कुछ भी कहने से पहले जरा मेरे लिए नदी से जल ला दो। मैं क्यों ला कर दूं? मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ? मुझे आपसे काम था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, वरना मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। मुझे आपसे जादुई काजल चाहिए था, जिससे सुंदरता बढ़ जाती है। ये सुनकर साधु बाबा ने एक काजल प्रकट किया और वो प्रियांशी को दे दिया। प्रियांशी ने वो काजल जैसे ही अपनी आंखों में लगाया, वह बहुत बदसूरत हो गई और उसके बाल भी किसी चिड़िया के घोंसले की तरह हो गए। अपनी ऐसी हालत देखकर प्रियांशी ने साधु बाबा के पैर पकड़ लिए। साधु बाबा, मुझे पहले की तरह कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो बहुत रोती रही। साधु बाबा ने उससे कहा, अब कुछ नहीं हो सकता है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम एक दुष्ट और लालची लड़की हो, अपने आप को बहुत चतुर समझती हो, लेकिन माधुरी बहुत अच्छे दिल की लड़की थी। अब तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगी, ये मेरा श्राप है। अपने कर्मों पर पछताते हुए प्रियांशी वापस अपने घर चली गई और
पूरी जिंदगी ऐसे ही बदसूरती के साथ बिताने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।